मैं हूं अदील इम्तियाज़। कुछ अरसे पहले मैं बच्चों के लिए एक वीडियो बना रहा था जो कि फॉसल्स पे थी। उस वीडियो में बताया जा रहा था कि दुनिया में बहुत पुराने पुराने जानवर जब मर जाते थे तो उनकी बॉडीज़ के फॉसल बन जाते थे, जो आज के वक्त हम डिस्कवर करते हैं। कुछ फॉसल्स ऐसे थे जो हज़ारों साल पुराने थे और कुछ फॉसल्स ऐसे थे जो कि लाखों साल पुराने थे। मेरे जहन में ये सवाल आया कि इंसान को ये कैसे पता चलता है कि कोई फॉसल कितना पुराना है। इंसान तो हज़ारों या लाखों साल पहले ज़िंदा नहीं था, तो फिर उसको कैसे पता चलता है कि ये फ़िश का जो फॉसल है ये कितना पुराना है। और जब मैंने इसके बारे में खोज लगाया तो मुझे पता चला कि इसके लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग क्या होती है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। ये मेरे पास एक मॉडल की 3 कार हैं, पर तीनों थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। एक का रंग नीला है, ब्लू है, दूसरे का सिल्वर है और तीसरे का रेड कलर है, पर हैं ये तीनों एक ही मॉडल की। हमारे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अब तक 118 हैं जो पीरियोडिक टेबल में हैं, उन एलिमेंट्स के भी डिफरेंट वर्जन्स इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। मसलन हाइड्रोजन को ले लीजिए। हाइड्रोजन के एटम में स्टैंडर्ड एटम जो होता है उसको प्रोटियम कहते हैं, जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहा होता है। पर इसके साथ साथ हाइड्रोजन के 2 और आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक एलिमेंट के मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन जो हैं उनकी तादाद डिफरेंट हो जाती है। मसलन मैं अगर प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी ऐड कर दूं तो ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप बन जाएगा और इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 2 न्यूट्रॉन ऐड कर दूं तो ये ट्रिटियम बन जाएगा, ये भी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन के हमें पता चला मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरीके से तमाम एलिमेंट्स के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स बनते कैसे हैं? अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बढ़ाते जाएं, और जब ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस हैवी होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस पर बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे आपने बहुत ज़्यादा किताबें उठा ली हों। तो जब आप बहुत ज़्यादा किताबें उठाते हैं तो हम अनस्टेबल हो जाते हैं, हम कांपना, शिवर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अनस्टेबल होते हैं और वो बुक्स अचानक गिर जाती हैं। इसी तरीके से जब आइसोटोप्स ज़्यादा न्यूट्रॉन्स इकट्ठे कर लेते हैं तो वो भी अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो अनस्टेबल होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अनस्टेबल आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है क्योंकि वो चाहता है कि वो किसी तरीके से स्टेबल हो सके, और जब तक वो स्टेबल नहीं होता वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक, जिसे हम एलिमेंट ऑफ लाइफ कहते हैं, वो कार्बन है। दुनिया की हर लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट्स हों या वो एनिमल्स हों या वो ह्यूमंस हों, वो 25% कार्बन के बने होते हैं। उनमें 25% कार्बन होता है। कार्बन को हम इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैसियत देते हैं क्योंकि कार्बन अपने साथ चेन्स बनाता है। कार्बन के साथ चेन्स बनती हैं, कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ भी चेन्स बनती हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं। और इनमें एक चेन होती है जिसे हम अमाइनो एसिड कहते हैं। अमाइनो एसिड के बारे में ख्याल किया जाता है कि लाइफ अमाइनो एसिड से शुरू हुई, क्योंकि जब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये मैंने आपको एक अमाइनो एसिड की चेन दिखाई है, जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये पेप्टाइड्स बनाते हैं, और पेप्टाइड्स एक्चुअली प्रोटीन्स का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और ज़िंदगी लाइफ प्रोटीन से शुरू हुई थी हमारी दुनिया में। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि लाइफ का बेसिक कंपोनेंट जो है वो कार्बन है। अब कार्बन जो है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, पर कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। जो बेसिक कार्बन होता है, जो 99% हमारी यूनिवर्स में मौजूद है, उसे हम कहते हैं कार्बन 12। उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद जो उसका आइसोटोप होता है उसमें प्रोटॉन्स तो 6 रहते हैं पर एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है, तो 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये कार्बन 13 होता है, C13 कहा जाता है।
इसी तरीके से C14 भी होता है, जिसमें अब 2 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं। तो इसमें 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। तो C12 भी होता है, C13 भी होता है और C14 भी होता है। C14 जो है वो अनस्टेबल होता है, वो हर वक्त कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से स्टेबल हो जाए, वो अपने अंदर से प्रोटॉन्स खारिज करे और वो स्टेबल हो जाए। पर C14 अनस्टेबल होता है और इसी वजह से ये रेडियो एक्टिव कंपोनेंट होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। जबकि C12 और C13 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं है, ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं। हमारी वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से बनती है, ज़्यादातर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन से जब रेडिएशन खला से आती हैं तो वो सबसे पहले नाइट्रोजन के एलिमेंट से टकराती हैं, और जैसे ही ये रेडिएशन जो कि खला से आ रही हैं, जो कि कॉस्मोस की रेडिएशंस हैं, वो आती हैं और वो नाइट्रोजन N14 से टकराती हैं, तो उसके टकराने की वजह से एक कंपोनेंट बनता है जो कि C14 होता है। अब C14 हमें पता है कि रेडियो एक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। C14 जो इससे बनता है वो ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स में जाती है। हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, फोटोसिंथेसिस में अपनी खुराक बनाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करते हैं। अब प्लांट्स में तो कार्बन का एलिमेंट आ गया, अब वो कार्बन जो कि प्लांट्स में मौजूद है वो जानवरों में भी मुंतकिल होता है, क्योंकि जानवर प्लांट्स खाते हैं। इसी तरीके से इंसान भी उन प्लांट्स को खाते हैं, तो वो हमारे अंदर भी आ जाता है, और उसकी मिकदार जो है वो उतनी होती है जितनी कि हमारी एटमॉस्फेयर में होती है। जब कोई जानवर मर जाता है तो वो C14 लेना बंद कर देता है। अब उसमें C12 भी होता है, उसमें C13 भी होता है और C14 भी होता है। तो जब वो मर गया तो उसने C14 जो है, जो कि प्लांट से आ रहा था, वो लेना बंद कर दिया, और वक्त के साथ साथ C14 जो उसके बॉडी में है वो डिके करना शुरू कर दे, क्योंकि अनस्टेबल आइसोटोप है, तो उसने कोशिश करनी है कि वो किसी स्टेबल एलिमेंट में बदल जाए। और C14 जो होता है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, वो नाइट्रोजन में दोबारा बदलता है स्टेबिलिटी के लिए। तो अब इस जानवर को C14 मिल तो नहीं रहा, तो इसकी बॉडी में जितना भी C14 है वो वक्त के साथ साथ नाइट्रोजन में बदलने की कोशिश करेगा। तो C14 कितनी जल्दी नाइट्रोजन में बदल सकता है, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ। यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास C14 के बहुत सारे एटम्स हैं, ये सारे के सारे रेड कलर में C14 दिखाए जा रहे हैं। ज़ीरो टाइम पर, ये टाइम ज़ीरो है, मेरे पास 100% C14 है, यानी 100 जो एटम्स हैं वो C14 के हैं। अब क्या हुआ कि वो जानवर जो है, वो एनिमल, ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग, कोई भी चीज़, चाहे वो दरख्त है, वो मर गया या सूख गया, तो उसमें जो C14 है वो आहिस्ता आहिस्ता डिके करेंगे। डिके करने का मतलब ये है कि वो नाइट्रोजन N14 में बदल जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा 50%, यहाँ पर 50% जो C14 है वो N14 में बदल चुके हैं। और ये वक्त कितना है, इसको हम कहते हैं ये हाफ लाइफ है, ये इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 5730, 5730 ईयर्स। 5730 ईयर्स के बाद आधे C14 कार्बन 14 के जो एटम्स होते हैं वो नाइट्रोजन में बदल जाते हैं डिके करके। तो इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट हाफ लाइफ है। उसके बाद जो बाकी 50% रह गए, अब आगे वक्त जाना शुरू हो गया तो 25% जो है, यानी जैसे ही सेकंड हाफ लाइफ होगी तो अब सिर्फ 25% इसमें C14 रहेंगे और 75% नाइट्रोजन के एटम बन चुके हैं। ये सिल्वर जो है ये नाइट्रोजन के एटम है। अब टाइम और गुजरना शुरू हो गया तो अब थर्ड हाफ लाइफ पे आपके पास तकरीबन 12.5% जो है वो रह जाएंगे C14 के एलिमेंट्स, जिसको हम पेरेंट आइसोटोप भी कह रहे हैं, और बाकी सारे जो है वो डॉटर आइसोटोप्स बन चुके होंगे, यानी कि नाइट्रोजन के एटम्स। तो अगर मैं सिंप्लिसिटी के 5730 को 6000 कह लूँ, अप्रॉक्सीमेशन कर लूँ, तो यहाँ पर 6000 ईयर्स हुए। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हो गए 12000 ईयर्स, यहाँ पे 18000 और आगे चले जाएँ 25000। तो इस तरीके से तकरीबन 50000 ईयर्स तक
हमें कार्बन बता सकता है कि ये कितना डिके हुआ है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई है, जहाँ पे हमारे पास 10 ग्राम का मैस है जो कि C14 के एटम से मिलकर, आइसोटोप से मिलकर बना है। फर्स्ट हाफ लाइफ पे वो 5 ग्राम का रह जाएगा अगर हम सिर्फ C14 के मैस को देखते हैं। इसी तरीके से जब सेकंड हाफ लाइफ होगी तो वो 2.5 रह जाएगा और इस तरीके से वो डिके करता जाएगा। अब इसका हमें कार्बन डेटिंग में क्या फ़ायदा होगा? आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन N14 है। जब भी हमारी रेडिएशंस आती हैं तो वो क्या करती हैं, वो हमें एक न्यूट्रॉन जो है, वो न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि आके से टकराते हैं। जब इससे आके एक न्यूट्रॉन टकराता है तो ये बन जाता है C14। C14 अनस्टेबल आइसोटोप है। अगर आप देखें तो हमारी जो वर्ड है इसमें 99% जो है वो C12 है, C13 सिर्फ 1% है। ये आइसोटोप जो है 1% है और C14 जो है ये तो 1% से बहुत कम कुछ ट्रेसेस हैं। अब इसी तरीके से ये इसी तनासुब के साथ CO2 बनाएगा। जो CO2 इस C12 से बनेगी वो 99% CO2 हमें दुनिया में वही मिलेगी और 1% CO2 हमें ऐसे मिलेगी जो C13 से बनी होगी, जिसमें CO2 में C कार्बन का जो एटम होगा वो उसका आइसोटोप होगा। और बहुत कम ऐसी हमें CO2 मिलेगी जिसमें C14 जो है वो यूज़ हो रही होगी। वो CO2 जो है वो प्लांट्स में चली जाएगी। अब प्लांट्स में भी यही रेशो होगी, 99% जो प्लांट्स होंगे उनमें कार्बन 12 होगा और 1% जो होगा वो C13 होगा और बहुत कम ट्रेसेस जो है वो C14 के होंगे। एनिमल्स जब उनको खाएंगे तो एनिमल में भी यही रेशो जो है वो सस्टेन रहेगी। तो जो एटमॉस्फेयर में रेशो थी वही रेशो हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर रहती है। अब जब एनिमल्स मर जाते हैं या प्लांट जो है वो सूख जाते हैं तो क्या होता है कि C14 जो है वो एक अनस्टेबल आइसोटोप है। C13 तो अपनी जगह पर रहता है, ये चेंज नहीं होता चाहे कितना टाइम गुजर जाए। C12 भी नहीं चेंज होता क्योंकि ये दोनों स्टेबल आइसोटोप्स हैं। ये स्टेबल एटम है और ये उसका स्टेबल आइसोटोप है। पर C14 जो है वो अनस्टेबल आइसोटोप है। तो उसने क्या करना है, उसने वक्त के साथ साथ डिके करना है। वो डिके कैसे करता है, वो एक प्रोटॉन जो है वो शेड कर देता है। जैसे वो एक प्रोटॉन जो है वो शेड करता है, इसको बीटा रेज भी हम कहते हैं, तो वो बीटा डिके के अंदर जाता है तो फिर क्या होता है, वो C14 से N14 जो है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यही चीज़ मैंने इस स्लाइड में दिखाई है। यहाँ पर देखें C14 है और C14 जब बीटा डिके पे गया तो उसने क्या किया, उसने एक प्रोटॉन जो है वो शेड कर दिया, प्रोटॉन अपने अंदर से निकाल दिया और अब वो नाइट्रोजन 14 बन गया। जब हमने शुरू किया था तो कॉस्मोस से जो रेडिएशन आ रही थी वो क्या कर रही थी, वो हमें एक न्यूट्रॉन उन्होंने दिया और उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन 14 जो है N14 वो C14 बना। पर डिके के दौरान इसने उल्टा काम किया और वो ये कि इसने एक प्रोटॉन जो है वो शेड किया। तो यहाँ आपको पता चला कि जब हम इनको डिटेल में देखेंगे और इसमें C14 को स्टडी करेंगे तो फिर हमें टाइमलाइन जो है वो पता चल जाएगी कि ये दरख्त कितने अरसे पहले आया है। और इसके लिए मैं जो हेल्प लूँगा वो लूँगा फैट सिमुलेशन की। फैट सिमुलेशन में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से हाफ लाइफ के ज़रिए ये एस्टिमेट करते हैं कि ये दरख्त या ये इंसान कितने अरसे पहले मर चुका है। अज्यूम करें कि ये हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम, ये एक फॉसिल है जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और हम इसमें C14 जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर C14 जो है उसके, ये C14 के आइसोटोप्स हैं। अब जैसे ही आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि C14 जो है वो डिके करना शुरू कर दिया। ये रेड कलर की जो लाइन है ये C14 है। तो C14 यहाँ पे 100% था, पर टाइम के साथ साथ, टाइम यहाँ पर बहुत तेज़ी से गुजरा, तो टाइम के साथ साथ C14 जो है वो डिके किया और जब वो डिके करता है तो वो क्या बनाता है, वो N14 बनाता है। तो यहाँ पर N14 0 था, C14 100% था। फर्स्ट हाफ लाइफ पे क्या होता है, दोनों 50-50% होते हैं। सेकेंड हाफ लाइफ पे क्या होता है कि ये 25% होगा और ये 75% होगा। और इस तरीके से C14 जैसे जैसे N14 में बदलेगा तो N14 का ग्राफ जो है वो इस तरह ऊपर जाएगा और C14 का इस तरीके से नीचे जाएगा। अब फर्स्ट हाफ लाइफ पे जो हमारे पास तकरीबन ईयर्स पास हुए होंगे कार्बन के कंडीशन में, वो होंगे 6000 के करीब। वैसे तो 5700 के करीब होते हैं, पर मैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए 6000 कह देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 12,000 होंगे, यहाँ पर 18,000 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं 50,000, या अगर मैं आगे चला जाऊँ तो तकरीबन 40 से 50,000
ईयर्स पीछे मैं देख सकता हूँ। मुझे कोई भी अगर बॉडी मिले, कोई फॉसिल मिले, तो मैं उसमें C14 एग्जामिन करूँ कि उनका डिके रेट क्या है, और मुझे पता चल जाएगा कि वो अब से 50,000 साल पीछे तक मैं देख सकता हूँ कि वो किस वक्त उनमें 100% C14 होगा। पर अगर हम कोई ऐसी रॉक लेते हैं जो कि बहुत हज़ारों साल, लाखों साल पुरानी है, तो उसको हम फिर कैसे जज करेंगे? उसके लिए हम फिर एक और आइसोटोप लेंगे। वो आइसोटोप ऐसा होगा जिसका हाफ लाइफ टाइम जो है, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगी, जो बहुत स्लो डिके करता होगा। मसलन मैं यूरेनियम को लेता हूँ। यूरेनियम जब डिके करता है तो वो लेड में चेंज होता है। यूरेनियम जब डिके करता है तो क्या होता है जी? वो लेड में चेंज होता है। तो अब आप देखें कि यूरेनियम की जो हाफ लाइफ है वो 4 बिलियन ईयर से भी आगे। तो क्या हुआ, यूरेनियम बहुत स्लो जो है ना वो डिके करता है। अब ये देखें, मैंने यूरेनियम जो है उसके एटम्स ले लिए हैं, तो जैसे ही मैंने उनको टाइम गुजरा तो वो अब लेड में चेंज होना शुरू हो गए। पर आप देखें कि वो 4 बिलियन से भी ज़्यादा, तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स के पास जाके हाफ लाइफ हुई। यानी अगर उसमें 100 आइटम्स थे तो 50 आइटम्स रह गए जो अभी भी यूरेनियम के हैं, और बाकी 50 आइटम्स जो हैं वो लेड के चेंज हो गए। यहाँ पर सिर्फ 25 आइटम्स रह गए। तो अगर आपने रॉक्स को स्टडी करना है जो कि बहुत पुरानी हैं, उनको स्टडी करने के लिए आपको कार्बन डेटिंग की बजाय यूरेनियम डेटिंग जो है उस पर जाना पड़ेगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और वो एग्जांपल ये है, और इस ट्री को हम प्लांट करते हैं, और इसको मैं, अब आप देखें जैसे मैं इस पर लाऊंगा और कार्बन, अब मैं कार्बन डेटिंग करूँ तो इसमें 100% इस वक्त कार्बन 14 C14 मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त बड़ा हो रहा है, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ये कार्बन इसमें आ रहा है। अच्छा जी, ये और बड़ा होता जाएगा, अब भी इसमें 100% कार्बन जो है, अभी हम यहाँ पर मौजूद है, 100% कार्बन है। ठीक है जी, अब ये और बड़ा हो गया, अब भी इसमें 100% कार्बन है, हम इसको देख रहे हैं। पर जैसे ही ये डिके करेगा, अब ये सूख गया है, तो अब आपने देखना है कि इसमें कार्बन जो है वो 99.1% हो गया। क्यों? क्योंकि अब कार्बन C14 को हम जो इसको देख रहे हैं, मैं जब कार्बन की बात कर रहा हूँ तो मैं C14 की बात कर रहा हूँ। C14 जो है वो डिके करना शुरू कर दिया है उसने, वो 1% जो है वो तकरीबन N14 में बदल चुका है। जैसे ही जैसे वक्त गुजरेगा तो अब ये, अब मैं अगर जाके देखता हूँ तो अब देखें, अब 90.6% रह गया। ठीक है, टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और 90.6 रह गया। अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इसमें C14 जो है वो कम होता जा रहा है, और ये हाफ लाइफ की तरफ जा रहा है। तो जब ये हाफ लाइफ को क्रॉस करेगा तो ये तकरीबन 50% होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर तकरीबन ये हाफ लाइफ से गुजर रहा है, 5700 ईयर्स जो है वो तकरीबन हो चुके हैं, और अब इसमें N14 जो है वो 50% रह चुका है। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर हम इसको अब आगे ले जाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिके करता जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर टाइम जो है उसकी स्टैम्प आती जाएगी कि ये दरख्त कितना पुराना है। इस वक्त ये दरख्त 9000 साल पुराना हो चुका है, इस तरीके से 10,000 साल पुराना हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन 14 का जो एलिमेंट है वो 26% रह चुका है। तो हम इस तरीके से इसकी एज जो है, इसके फॉसल से इसकी एज मालूम कर सकते हैं। पर जो रॉक्स होती हैं वो बहुत पुरानी होती हैं, लाइफ बाद में आई थी अर्थ पे, और रॉक्स बहुत पुरानी होती है। तो अगर हमें रॉक्स में जाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा जी? हमें देखना पड़ेगा कि ये वॉल्केनो, किस वॉल्केनो से ये रॉक बनी थी, और जब वो वॉल्केनो लाइव था, यानी जब वो इरप्ट कर रहा था, तो उस वक्त तो उसमें यूरेनियम जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि रॉक्स को हम यूरेनियम के साथ एस्टिमेट करते हैं। ठीक है जी, और अब मैं यहाँ पर ये वॉल्केनो को इरप्ट करवाता हूँ, तो जब ये इरप्शन हो रही है इसकी, जब ये लाइव है तो 100% यूरेनियम है इसमें। और अब आप देखें इसकी जो हाफ लाइफ है वो तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स के पास है यूरेनियम की। ठीक है जी, तो अब जैसे ही ये वॉल्केनो जो है इरप्ट करता रहा, ये 100%, पर अब क्या हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। इसके साथ इसने एक रॉक दी। अब ये रॉक देखें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसमें यूरेनियम जो है वो ख़त्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेड में बदलती जा रही है। और देखें कि टाइम कितना बड़ा है, टाइम ड्यूरेशन कितनी बड़ी है। तो यूरेनियम क्योंकि बहुत स्लोली डिके करता है, इसके आइसोटोप्स बहुत स्लोली डिके करते हैं, तो ये हमें बहुत पीछे की मालूमात जो है वो भी देते हैं। तो अब आप देखें, आप यहाँ पर 3 बिलियन ईयर्स जो हैं पहुँच चुके हैं, और इसका जो
ये डिके है। अब देखें 4.4 बिलियन ईयर्स जो हैं आप पीछे ही जा चुके हैं, यानी ये रॉक जो है अगर इसमें हमें यूरेनियम जो है वो 50% मिले तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 4.45 बिलियन ईयर्स पुरानी जो है वो रॉक है। इसी तरीके से हम इसको आगे लेके जाते हैं तो ये बहुत स्लो डिके करता है, और इसके स्लो डिके करने की वजह से इसका जो टाइम पीरियड है ये हमें बहुत पहले की मालूमात देता है। अब इसमें एक हमारे पास गेम है, और उस गेम में क्या है कि हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ लेयर्स हैं। ये वो फॉसल्स हैं जो बहुत करीब के हैं, और ये वो फॉसल्स हैं जो बहुत पहले के, और इनके ऊपर ज़मीन के बहुत लेयर्स आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कार्बन 14 से करीब करीब की चीज़ों को, फॉसल्स को देखना शुरू करते हैं। अब ये ट्री इस वक्त हेल्दी है, तो इसमें ये कितने ईयर्स पुराना होगा? ये बिल्कुल 0 ईयर्स पुराना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 100% कार्बन है। तो मैं इसकी एस्टिमेशन करता हूँ, तो मेरा ये जवाब ठीक है। अब इसी तरीके से अगर ये एक लाइव ट्री है तो ये भी 0 ईयर पुराना होगा, क्योंकि ये तो इस वक्त लाइव है। अब मैं इस तरफ आता हूँ एक डेड ट्री की तरफ। इसने मुझे बताया है कि इसमें 97.4% कार्बन जो है C14 मौजूद है। तो मैं यहाँ पर आप देखें टाइम आ रहा है, और यहाँ पर कार्बन की कंसंट्रेशन आ रही है। तो मुझे कार्बन लेके जाना है 97.4। तो मैं 97.4 पे करीब करीब लेके जाके ये 97.4, तो कितना टाइम हुआ जी? 220 ईयर्स। तो मैं यहाँ पर 220 लिख के चेक करूँगा, और मेरा आंसर ठीक है, क्योंकि आपको एक हैप्पी फेस मिल रहा है। अब इस घर को देखते हैं, ये घर कितना पुराना है। तो ये जो घर है इसका इसने बताया 99.1, तो इसको हम 99.1 जो है उसके करीब, यहाँ पर ये 60 ईयर्स का है। और ये मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं कार्बन डेटिंग कर रहा हूँ इस वक्त। ये कार्बन डेटिंग की सिमुलेशन है। अब आप आ जाएं और नीचे। अब ये पुराने थोड़े से फॉसल्स हैं। ये एक इंसान का फॉसल है, इसका है 76.6, इसमें C14 है। तो हम 76.6 के करीब जाते हैं। ये करीब तरीन है, तो मैं इसको लिखता हूँ 220। तो ये 2220 ईयर्स ओल्ड जो है ये फॉसल है। अब देखते हैं, ये हमारा आंसर ठीक है। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं, इस कप को देखते हैं, और इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो हमारे पास है 88.2। तो तकरीबन ये पास है, तो ये है 1020 ईयर्स ओल्ड। तो मैं यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ नीचे एक रॉक की तरफ। अब ये जो रॉक है इसमें 0 कार्बन है। अब आप परेशान हो जाएंगे कि इसमें तो C14 है ही नहीं। तो अब मैं इसकी रेडियो एक्टिव डेटिंग कैसे करूं? मैं कैसे पता चलाऊं कि ये रॉक कब किस वॉल्केनो से बनी थी और कितना अर्से पहले बनी थी? तो इसके लिए हम करेंगे यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम क्यों किया मैंने? इसलिए कि इसका आप देखें कि ये जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा ड्यूरेशन की है, ये स्लो डिके करता है। और मैं यहाँ से कस्टम भी कर सकता हूँ। मसलन मैं एक ऐसा एलिमेंट उठा लेता हूँ जिसका मुझे नहीं पता, पर उसकी जो हाफ लाइफ है वो 100 किलो ईयर्स जो है, यानी 100,000 ईयर्स पर मुहित है। तो अब क्या हुआ कि मैं यहाँ से भी इसको निकाल सकता हूँ, पर मैं यूज़ करूँगा यूरेनियम को। तो यूरेनियम पे मुझे बताया कि 97.9% जो है यूरेनियम इसमें मौजूद है। तो मैं 97.9%, ये मैं करीब तरीन आ गया हूँ। तो ये बन गया 140 मिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स, बल्कि मेरे ख्याल में इतने ही बनते हैं। तो देखिए जी, हमने 140 बिलियन ईयर्स जो है उसकी पहले जो रॉक थी इसकी लाइफ जो है वो हमने एस्टिमेट कर ली, और हमने किससे की? यूरेनियम डेटिंग के साथ। इसी तरीके से आप और चले, ये एक वेल फिश है, फिश का फॉसल है, तो इसमें हमें यूरेनियम नहीं मिल रहा, तो हम कार्बन डेटिंग की तरफ जाते हैं। इसमें हमें कार्बन भी नहीं मिल रहा, यूरेनियम भी नहीं मिल रहा, तो मैं एक कस्टम डेटिंग की तरफ जाता हूँ। मैं कोई और रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले लेता हूँ जो कि 1 मिलियन ईयर्स पुराना ही मुझे देता है, पर उस पर भी मुझे नहीं मिल रहा। ये मेरे लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा देखें, अब 10 मिलियन ईयर्स, अब 10 मिलियन ईयर्स का मैंने एक आइसोटोप ले लिया, कोई भी हो सकता है। मैं तो अब क्या हुआ, उसकी हाफ लाइफ जो है वो 10 मिलियन ईयर्स है, तो उस पर ये 14.4%। तो मैं यहाँ पर
14.4 पे चला जाता हूँ। अभी ना तो ये कार्बन है और ना ये यूरेनियम है, 14.4। तो ये तकरीबन देखें ये 28 मिलियन ईयर्स जो है पुराना है। तो आप अगर यहाँ पे 28 मिलियन ईयर्स कर डाल देंगे तो ये आंसर भी आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हम यहाँ पर कार्बन डेटिंग कर रहे हैं। अगर आप इन फॉसिल्स पे चले जाएंगे तो ये उससे भी पुराने होंगे क्योंकि ये सबसे नीचे हैं। तो आप यहाँ पर चले जाएंगे और आप इनको अगर एस्टिमेट करना शुरू कर देंगे